हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर। आज हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर पूरे एनसीईआरटी का जियोग्राफी भी मैं करा रही हूँ। पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करके हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे और पूरा प्रीवियस ईयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आरंभिक मानव, देखो यार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियोस कैसा है। आरंभिक मानव, वे इधर उधर क्यों घूमते, देखो आरंभिक टाइम पे मानव जो थे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कब? इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह का नाम देते हैं, इस नाम से उनको पुकारते हैं। इसको हम इस नाम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका मतलब यही काम था। ये लोग क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, फल मूल और दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये चीज याद रखिएगा। कई बार पूछ चुका है कि आखेटक खाद्य संग्रह हमको क्यों पुकारते हैं, उनके काम के आधार पर हम उसको पुकारते हैं और भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम इनको पुकारते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ऐसा कारण ये भी माना जाता है, पहला कारण क्यों, अगर एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहेंगे तो आसपास के क्या होंगे, पौधे, फल, जानवर खाकर वो समाप्त कर देते थे, तो दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जानते थे। दूसरा कारण यह था कि ये जानवर का शिकार करने के लिए या फिर अपने जो जानवर पालते थे उनके लिए चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, इसलिए पीछे पीछे जाया करते थे लोग। तीसरा कारण, देखो तीसरा कारण क्या माना जाता है कि पेड़ और पौधे, फल फूल अलग मौसम में आते, देखो अलग अलग टाइम पे आते थे। जैसे आम का सीजन गर्मी में होता है, फिर अमरूद ठंडी में आता है, तो उसी तरह से लोग उपयुक्त मतलब कि जो उस मौसम के अकॉर्डिंग जो चीज़ होगी उसके लिए वो हर इलाके में घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह माना जाता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पानी हो गया जैसे झील, झरने और नदियों में से मिलता है, और ये ऐसा माना जाता है कि सूख गया था। क्या ये सब सूख गए होंगे, पानी खत्म हो गए होंगे, तो लोग इसकी तलाश में कहीं और चले गए हैं। आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डी और औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार भी बचे। आज इनमें से जो पत्थर के औजार है ना, वो अभी भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल उतारने के लिए। क्या ऐसा ही हो सकता है ना? ऐसे कुछ औजारों से यही सब तो करता होगा लोग। फल फूल काटते होंगे, हड्डी और मांस काटते होंगे, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ के हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाढ़ जैसे हथियार बनाते होंगे ये लोग। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती होंगी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी बनाने में अभी भी होता है। गांव में देखो हम लोग के झोपड़ी बनाया जाता है, औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो ये सारे पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं से इंसान खाने के योग्य, मतलब खाने की योग्य वाली चीजों को खोदने के लिए करता है। दाएं से जानवरों की खाल, देखो जानवरों की खाल उतारने के लिए कर रहा है, सिलने के लिए वस्त्रों को। अब रहने की जगह, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रहने की जगह निर्धारित करना। वे स्थान पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पे? इसमें जो लाल लाल जगह पे बने, जैसे भीमबेटका, ये भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पे है। ये सब कई बार क्वेश्चन, कुरनूल की गुफाएं हैं, ये चीज। देखो आप लोग ना 1-2 नंबर से फेल हुई होगी, कोई 4-5 नंबर से, तो बिना पढ़े पास नहीं होगे यार। मैं खुद बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिना पढ़े तो नहीं हो पाओगे। और आपको मैं यही बोलूँगी कि यार सोचो कि मैराथन सोच, हाँ वो हेल्प कर रहा है आपका, लेकिन आप बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको। ठीक। इस मानचित्र में कुछ स्थान गिने चुने जो स्थान है वो मैंने आपको दिखाया। पूरा स्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखो पूरा पासाड़ी पूरा स्थल जो रेड कलर से है, और ये जो हमारे पर्पल कलर से, आप ब्लू कलर से कह सकते हो, नौ पासाड़ी का स्थल है। महापासाड़ी ग्रीन कलर से है हमारे, और ये पर्पल है हमारे आरंभिक गांव, और आधुनिक नगर जो है वो स्टार से बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखो भीमबेटका जो है ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है? इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कांद्राएं मिली। लोग इन्हीं गुफाओं में रहते थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें बारिश और धूप हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं कहाँ पे है? नर्मदा घाटी के पास है। कहाँ पे? नर्मदा घाटी के पास है। ये देखो भीमबेटका का गुफा आप देख रहे होगे। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए लिया था और बाद में उन्हें वहीं पे छोड़ दिया। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र के, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आप मतलब अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे।
आग की खोज कुरनूल की गुफा से हुआ। तभी मैंने देखा ना, यहाँ आग राख के अवशेष मिले। कहाँ से? आपसे पूछेगा राख के अवशेष कहाँ पे मिले हुए, तो कुरनूल की गुफा से। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए। आरंभिक में लोग आग जलाना सीख, कैसे? पत्थरों को रगड़ रगड़ के तभी तो सीखा था लोग। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे प्रकाश के लिए किया होगा, मांस को भूनने के लिए, और खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए। आगे से ही तो भगाएंगे, कैसे? जाके उससे लड़ेंगे कि खतरनाक जानवर से उठा के फेंक देगा। नाम और तिथियां, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे, पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े इनके नाम रखे। आरंभिक काल के वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द यानी पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल जो था ये 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। देखो, इस काल को भी 3 भागों में बांटा। आपसे कई बार पूछेगा कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, वो जानबूझ के आपको दे दिया प्राचीन, मध्य और आधुनिक। वो नहीं होगा, ठीक है। आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग में बांटा गया है पूरा पाषाण को। और एक चीज और याद रखिएगा, मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में हुई थी। जो काम हुई 99% इसी काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल में भी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव, अब आते हैं देखो, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक कहते हैं, यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के जो पाषाण के औजार थे आमतौर पर बहुत छोटे थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगी, मैं जो समझा रही हूँ। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिले हैं। और आरी तो पता ही होगा। साथ साथ पूरा पाषाण युग के वाले औजार भी इस दौरान पे बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? मतलब हमने इनको कुछ स्थानों में नाम दिए, जैसे अगले अध्याय में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। बदलती जलवायु, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगी। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते, मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। लोग जानवर का शिकार करते थे, वो इनके पीछे भी आए। जो लोग जानवर का शिकार करते थे उनके पीछे भी आए और खाने की आदतों की और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने लगे, जैसे भेड़, बकरी, गाय। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। क्या? मछली भी, लोग मछली खूब खाता था। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया, मतलब स्टोर करके रखने लगे थे। साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते, ये भी सीखने लगे होंगे कि कौन से जमीन पे कैसे अनाज उगते होंगे और कैसे अच्छे से खेत को जोता वगैरह जाए, कैसे अच्छा मतलब कि जमीन उपजाऊ बने, कब पककर तैयार होता है, वो लोग ये सब भी जानने लगे, कौन सा टाइम पे क्या बोया जाए। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। धीरे धीरे तभी तो कृषक बनेंगे लोग। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते थे। याद रखिए, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, आपसे पूछेगा सबसे पहले किसको मानव ने पालतू बनाया था, तो कुत्ता को। फिर धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे, बचाते थे ना इनको। और धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए, जिससे दूध वगैरह सब कुछ इकट्ठा होने लगा। एक नवीन शैली की खोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जाहिर सी बात है, हम लोग अपनी दुआर में छोटा छोटा बोते नहीं है, कभी लहसुन लगा देंगे, कभी धनिया लगा देंगे, इसमें से कुछ दिन, महीने या फिर साल तक भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, इसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। अब पौधे उगाएंगे तो एक ही जगह पर रहेंगे ना। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए, नहीं तो वो लोग खा जाएंगे पेड़ पौधे को। बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता होगा लोगों को। अनाज को भोजन और बीज को दोनों ही रूप में ये लोग बचा के रखते, मतलब कि भोजन के लिए भी स्टोर कर लेते होंगे, बोने के लिए अगले साल के लिए भी बचा के रख लेते होंगे। आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसका भंडारण करने की बात सोची, स्टोर करके रखने लगे थे। बहुत से इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन पाए गए, टुकड़ियां बुनी गई, फिर जमीन में गड्ढा खोदा गया और जमीन में गड्ढे में खोद के उसको डाला गया। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार।
जानवर बच्चे जानवर जो होते हैं बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, मगर अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, जाहिर सी बात है। कुत्ता वगैरह देखो, साथ ही उनसे दूध भी मिलता है, जैसे गाय वगैरह हो गई, बकरी वगैरह, भोजन का एक अच्छा स्रोत भी। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। आओ हम आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। देखो, जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर पश्चिम साइड में, ये वेस्ट साइड जो है हमारा, वेस्ट साइड आधुनिक कश्मीर तथा पूर्व पूर्व में दक्षिण भारत में पाए गए, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्ती थी। ये क्या था? निर्दिष्ट स्थान जो था, कृषक और पशुपालक की बस्तियां थी। या इन्हें इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे, पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते थे। अब इसका अध्ययन करेंगे तभी तो पता चलेगा। या तो लोग तो बचे नहीं होंगे कि जो तुम्हें बताएं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष। इसमें सबसे रोचक क्या है? जले हुए जो दाने थे उसके मतलब अवशेष मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर यह जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पे फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक भी जानवरों की हड्डियों को भी ये पहचान कर लेते थे कि कौन से जानवर की हड्डी कहाँ पे है। अस्थायी जीवन की ओर, मतलब एक जगह आप आखेटक खाद्य संग्रह से मतलब अब दूसरी जगह ये लोग एक जगह स्थिर होकर रहने लगे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले। देखो, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्जुम। आपसे पूछेगा गर्तवास का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? बुर्जुम। बुर्जुम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर में। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ पे हुए? कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, मतलब कि गड्ढा जो था, गड्ढा होता था उसके नीचे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे, मतलब बरसात में अंदर और बरसात ना हो बाहर पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा जाता है। इनमें वे औजार भी जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का भी प्रयोग होने लगा था, अनाज वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए। अभी भी ओखली मूसल तो हम लोग के घर पे ही है ही। आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्त्र युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, कुछ औजार जो थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये नौपाषाढ़ युग, देखो नौपाषाढ़ युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया, मतलब इसको सजाया भी जाता था, कलरफुल बनाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा ये बन गया। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए गए थे। क्या ये परिवर्तन मतलब ये हर जगह एक ही साथ आए हुए हैं? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने में काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों साल पहले दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपनाना शुरू कर दिए थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक क्या करते थे, बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये मेहरगढ़ का घर। यह ईरान जाने, आपसे पूछेगा मेहरगढ़ कहाँ था? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास था, ठीक है, ईरान जाने वाले रास्ते पे। और ये हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान था जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डी मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद समांतर मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी दफा मतलब कि कई कब्रें मिली हुई हैं। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी भी दफना है। संभवतः लोग कहते थे कि मर जाएगा लोग तो परलोक में जाके क्या खाएगा, मृतक के खाने के लिए बकरी को भी इसको इसके साथ दफना दिए हैं। ये लोग क्या किए हैं, बकरी को भी दफना दिए हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो नोट्स की प्राइस 21 रुपीज़ है, और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बता दे रही हूँ, उस पर मैसेज करिएगा। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों है, लेकिन आपको बुक्स तो पढ़ने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उसको भी।
हाँ, ये नंबर आप लिख लीजिएगा 8969218203। ये नंबर, इस पर आप मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कैसे नोट्स परचेज करने 21 रुपीज़। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो